Please like, subscribe and press bell icon for all notification. तो यहाँ पर भी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसमें 6x6 ऑर्डर के मैट्रिसेस आते हैं ओवर आर, यानी कि वो सारे मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6 एंट्रीज आर रियल नंबर्स। तो हमें डायमेंशन बतानी है सब स्पेस ऑफ वी का, जिसमें तो मान लेते हैं सब स्पेस एस है एक जो वी का सबसेट है, और इसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस कंसिस्ट करते हैं, यानी कि ये कंसिस्ट इसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस आते हैं। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नेचर मतलब फॉर्मेशन देखें तो किस तरह, ये डायगोनल हो गया, और डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो तो वैसे ही रहते हैं और इसमें कुछ भी आ सकते हैं, 0 1 और नॉन ज़ीरो, मतलब कुछ भी। अगर यहाँ पर ए है तो ये ए होगा, यहाँ पर अगर बी है तो ये बी होगा, यहाँ पर अगर सी है तो ये सी होगा यहाँ पर। यानी कि डायगोनल को अगर रिवॉल्व करा दें तो जो अपर में है डायगोनल के वही बिलो में होते हैं। यानी कि डायमेंशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइसेस, यानी कि कितनी इसमें हम जगह पर फ्री हैं कि हम कुछ भी एंट्री चूज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो पहली एंट्री यहीं पर है जहां पर हम फ्री होंगे, फिर हमें 2 एंट्री मिलेंगी, फिर 3 एंट्री मिलेगी, यानी कि हम इसमें 0 और नॉन ज़ीरो कुछ भी पुट कर सकते हैं, और ऐसे हमें 6 एंट्री तक मिलेगी। यानी कि अगर बॉटम से देखें 1 2 3 4 5 और 6, और इन सब का सम कर दें तो हमें टोटल चॉइसेस मिल जाएंगी। तो 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगा और 21 हमें आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी। पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखी है जो R4 से R4 पर डिफाइन है, यानी कि सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर डिफाइन है। अगर सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर डिफाइन है और आपसे 1 1 ऑन 2 के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखें क्या तो वो 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही होंगे, या 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों ही केस टुगेदर में चलते हैं एक साथ। एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी थी वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको एक एस ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है टी की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्योंकि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके कंपोजिशन भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके स्केलर मल्टीपल्स भी। तो इस तरह से एस भी आपकी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नो डाउट। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एस इन्वर्टिबल होगा नॉन इन्वर्टिबल होगा, 1 1 ऑन 2 के बारे में, एस के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अगर हम एस को उस गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख पाएँ तो ये हमारे लिए ईज़ी होगा। तो सबसे पहले एस जो दे रखा है टी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी, यहाँ फर्स्ट 2 टर्म से मैं टी कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कंपोजिशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी, और गिवन इन्फॉर्मेशन से टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 4i, और मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा t माइनस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे s जो है वो इन टर्म्स ऑफ t मिल गया है। अब मुझे इसमें बताना है 1 1 और ऑन 2, क्योंकि जो t है वो सेटिस्फाई कर रहा था इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब हुआ अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ x, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और आप देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, यानी कि आप इसको फर्दर निकाल पाएंगे, और आप देख सकते हैं 0 इसका रूट नहीं है, तो 0 t की कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी।
तो 1 इसकी आइगन वैल्यू होगी, यानी कि t माइनस लैम्डा आई। इसको आप इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह 1 पुट करता हूँ तो t माइनस आई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो स्केल का भी, स्केलर मल्टीपल का भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि s का डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि s की एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट 0 है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसकी जो रैंक है वो एटलीस्ट फुल नहीं होगी, मतलब एट मोस्ट फुल नहीं होगी, यानी कि इसकी कम से कम 4 से कम होगी, 4 नहीं होगी, यानी कि इसकी नलिटी भी एग्जिस्ट करेगी। रैंक प्लस नलिटी मिलके यहाँ पर 4 होगा, रैंक प्लस नलिटी मिलकर 4 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों 1 1 और ऑन टू एक साथ ये नहीं हो सकता है, क्योंकि नलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाते हैं, और यहाँ पर आइगन वैल्यू के हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि नलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है आप अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देखें तो ऑन टू के लिए आपको रो, हर एक रो में एक पाइवट पोजीशन चाहिए, और 1 1 के लिए आपको हर एक कॉलम में एक पाइवट पोजीशन चाहिए। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पर हमें एक ग्रुप दे रखा है जो है Z60, और हमें इसके सारे सब ग्रुप्स कितने होंगे ये पता करना है कि इसमें Z60 के कितने सब ग्रुप होते हैं। तो हमें एक तो ये थ्योरम पता है इससे रिलेटेड कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन हमें ग्रुप्स के ऑर्डर वगैरह के बारे में नहीं बताना है, हमें तो सिर्फ कितने सब ग्रुप होंगे ये बताना है। तो सबसे पहले एक थ्योरम या रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं कि अगर ग्रुप फाइनाइट हो, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो, तो उसके अगर हमें सब ग्रुप निकालना है तो सबसे पहले मान लीजिए इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो n है, तो n को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिए। मान लीजिए हम n को लिख रहे हैं p1 रेज टू द पावर n1, p2 रेज टू द पावर n2, और इसी तरह हमने लिखा इसको pn रेज टू द पावर n या pk रेज टू द पावर nk। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप को हम लिखेंगे, वो उसका मतलब नंबर जो होगा वो कितना होगा, ये जो पावर्स में n1 n2 और n के अपीयर हुए हैं उसमें 1 प्लस करेंगे, n1 प्लस 1 इंटू n2 प्लस 1, और इसी तरह ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले अगर 60 के हम फैक्टर देखते हैं तो 60 के जो फैक्टर होंगे वो होगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। उस हिसाब से नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। फाइनली हमें मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमें 12 मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हमें ए एन दे रखा है और एक पावर सीरीज बनाई गई है ए एन की टर्म से, ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, और इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। यहाँ पर ए एन को जो है दो पार्ट में रिजॉल्व किया गया है, जब एन आपका प्राइम है और जब एन आपका प्राइम नहीं है। तो हम अलग अलग के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देख लेते हैं। जब एन प्राइम है तब इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, और जब एन प्राइम नहीं है तब इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। और फिर हम उस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मिन वैल्यू लेंगे। मिन इसलिए लेंगे क्योंकि अगर कोई चीज मिनिमम के लिए ट्रू है तो वो उसकी एक्सीड वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी ही। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये 3 है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, तो होल सीरीज जो है वो 3 के अराउंड तो कन्वर्ज होगी ही। हम इन वाले पॉइंट के लिए नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो हम चेक करते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं, यानी कि आर को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को आर से डिनोट करते हैं, और इसको निकाला जा सकता है 1 अपॉन लिमिट यू एन रेज टू द पावर
यू एन बोलिए या ए एन बोलिए, ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, या हम लिख सकते हैं लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 मोड ऑफ दिस वन। इसका मोड वैल्यू और इसका भी मोड वैल्यू, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा मोड वैल्यू में लेते हैं। इन दो तरह से हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को। अब हम यहाँ पर पहले केस कंसीडर कर रहे हैं जब आपका n एक प्राइम है। अगर n आपका प्राइम है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को मैं इस फॉर्मेट से निकाल रहा हूं, तो r इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n एंड होल द पावर 1 अपॉन n। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन लिमिट 1 अपॉन 3, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/1/3, और फाइनली ये 3 आ जाएगा। यानी कि इसका रेडियस जब n प्राइम है तब 3 आता है। अब मैं कंसीडर करता हूं जब n आपका प्राइम नहीं है, उस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को मैं सेम मेथड से निकालूंगा, 1 अपॉन लिमिट 1/4 रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लिमिट 1/4, और यहाँ से मुझे जो मिलेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4। तो यानी कि जो एन सीरीज है, जो पावर सीरीज है, उसका अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करूं तो ये होगा मिन वैल्यू ऑफ 3,4, और 3,4 का मिन वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एफ एक रियल नंबर से रियल नंबर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ए जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हमें इस डबल इंटीग्रल का वैल्यू बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एफ वाई है, यहाँ पर वो कोई फंक्शन गिवन नहीं है, उसका जो फॉर्मूला है वो गिवन नहीं है। तो जो सॉल्यूशन है वो भी आपका एफ वाई के टर्म्स में, यहाँ पर आप कोई सा भी ऑप्शन से देख सकते हैं एफ वाई इन्वॉल्व है। दूसरी बात, जब एफ वाई यहाँ पर नहीं गिवन है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि ये एफ वाई अननोन है। तो पहले जो इंटीग्रल दे रखा है वो 0 टू ए, और ये है 0 टू एक्स एफ वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया गया है, और ये बताया गया है कि पहले जो इंटीग्रेट किया गया है इसको y के रेस्पेक्ट में किया गया है। अगर ऐसा नहीं भी दिया गया है, ब्रैकेट्स यूज नहीं किए गए हैं, तो आप ये फिर भी जज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x इन्वॉल्व है लिमिट में। तो ये जो लिमिट है ये y का है, और वेरिएबल लिमिट y के है, तो कांस्टेंट लिमिट जो है वो x का है। तो जो कांस्टेंट लिमिट होता है उसका हम बाद में करते हैं। तो x जो है उसको लेटर सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर एफ वाई अननोन है, और एफ वाई जो है वो सॉल्यूशन में भी है जो ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले इसको एफ वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट किया नहीं जा सकता ऐसे, तो हमें चेंज करना होगा इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। तो y जो है वो 0 से x तक जा रहा है, और जो x है वो 0 से a तक जा रहा है। तो सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स ये लाइन हो गया है, और x इक्वल टू a ये मेरा लाइन हो गया है, x इक्वल टू a। तो जो y है वो 0 से x तक जा रहा है, और x जो है वो 0 से a तक जा रहा है। तो मेरा जो एरिया है, जो रीजन है, वो ये हो गया r। अब इसमें अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में लिमिट लेना है पहले, तो मुझे x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कट करना होगा, जैसे कि ये किया। तो ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है x इक्वल टू वाई से लेकर x इक्वल टू a। यानी कि x की जो लिमिट है, वेरिएबल लिमिट, वो y से a तक हो गया है, और जो y की कांस्टेंट लिमिट है वो जीरो से आपका a तक हो गया है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, a। यहाँ पर आपका एफ वाई डी एक्स डी वाई, इस तरह से हमने इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एफ वाई जो है वो फंक्शन ऑफ वाई है,
तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी टर्म x के लिए यहाँ पर नहीं है। तो इसको मैं आउटसाइड ले सकता हूँ फर्स्ट इंटीग्रल के। तो ये हो गया एफ वाई, और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा वाई टू ए डी एक्स डी वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये यहाँ पर x आ जाएगा, जो इसकी लिमिट रहेगी y से a dy, और ये रहेगा 0 टू a एफ वाई। इसको मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, तो मेरा क्या होगा, जब अपर और लोअर लिमिट में इसमें पुट करूंगा तो ये मुझको मिलेगा a माइनस वाई एफ वाई डी वाई, और ये मिलेगा 0 टू a। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन जो है ये एक्सप्रेशन दे रहा है। ऑप्शन बी सेम एक्सप्रेशन दे रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। हमें ए के वो सारे पॉजिटिव वैल्यू निकालने हैं जिसके लिए गिवन सीरीज कन्वर्स करेगी, और सीरीज जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 1/n माइनस टेन इनवर्स 1/n, और इसकी पावर दे रखा है हमें ए। अगर ये सीरीज कन्वर्स करती है तो सबसे पहले हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपीयर होता है nth टर्म में, तो हम उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। यहाँ पर टेन इनवर्स x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/5, और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर हमें दे रखा है 1/n माइनस टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारा, वो होगा 1/n माइनस 1/3 n क्यूब प्लस 1/5 n रेज टू द पावर 5 माइनस 1/7 n रेज टू द पावर 7, और इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। यहाँ से 1/n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/3 रेज टू द पावर 3 माइनस 1/5 n रेज टू द पावर 5 प्लस 1/7 n रेज टू द पावर 7, और ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा। अब हम लिखते हैं सीरीज को, जो कि दे रखा था 1/n माइनस टेन इनवर्स 1/n रेज टू द पावर a। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन 1/3 n क्यूब माइनस 1/5 n रेज टू द पावर 5 प्लस 1/7 n रेज टू द पावर 7, और ये इसी तरह आगे बढ़ेगा और रेज टू द पावर a। अब हम क्या करते हैं, इसको un कॉल कर देते हैं। तो un मेरा हो गया है 1/3 n रेज टू द पावर 3 माइनस 1/5 n रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ से रेज टू द पावर ए भी है, अगर मैं 1/3 या 1/3 ऐसे रहने दीजिए, n रेज टू द पावर 3a कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरा क्या होगा, ये मुझे मिलेगा 1/3 माइनस 1/5 n स्क्वेयर प्लस 1/7 n रेज टू द पावर, क्योंकि 7 आएगा, 3 पावर यहाँ आ गई है तो 4, और इसी तरह ये आगे बढ़ेगा रेज टू द पावर a। ये मेरा un है। जब भी आपको इस तरह से un मिलता है तो आप एक vn कंसीडर करेंगे इस तरह से कि ये p सीरीज बन जाए। तो मैं vn कंसीडर कर लेता हूँ 1/n रेज टू द पावर 3a। यहाँ पर लिमिट ऑफ un अपॉन vn एक फाइनाइट होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू जीरो। फाइनाइट एंड नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं vn ये कंसिडर कर लेता हूं तो लिमिट un अपॉन vn जो है मेरी 1/3 आएगा, यानी कि ये फाइनाइट वैल्यू है। अब un और vn दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम होगा, क्या तो दोनों ही कन्वर्स करेंगे या दोनों ही डाइवर्स करेगी। और हमें पहले ही पता है कि हमारा जो un है वो कन्वर्स कर रही है, इसका मतलब है हमारी vn भी कन्वर्स करेगी। और vn कब कन्वर्स करेगी, जब n रेज टू द पावर 3, ये जो 3a है ये ग्रेटर देन होगा 1 से। अगर ये ग्रेटर देन 1 से होगा तो a का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 1/3। a का वैल्यू 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में 1/3 को कंसीडर करें, तो ये सारे फर्स्ट 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे। एक नॉन जीरो रियल नंबर ए दे रखा है और हमें इस एक्सप्रेशन का लिमिट फाइंड आउट करना है, जो लिमिट x टेंस टू a 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है।
और इंटीग्रल ए टू एक्स साइन टी स्क्वेयर डी टी। इस एक्सप्रेशन का हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। अगर हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्ट लिमिट पॉइंट अगर इसमें रखते हैं तो 1/0 इंटू जीरो फॉर्मेट दिखता है, और इस फॉर्मेट को हम समझ सकते हैं इन्फिनिटी डॉट जीरो टाइप। इन्फिनिटी डॉट जीरो टाइप जब भी इस तरह के फॉर्मेट होते हैं तो हमें क्या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। तो इस गिवन एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू ए टू एक्स साइन टी स्क्वेयर डी टी अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब ये इन जीरो बाई जीरो फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, और इसके लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसमें एल हॉपिटल रूल लगाना होगा, और एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करना होगा। डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यानी कि यहाँ पर मुझे लेबनिज रूल भी अप्लाई करना होगा। लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग मुझे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल को चेंज करना होगा अपर लिमिट से, और अपर लिमिट का मुझे डेरिवेटिव यानी कि 1 हो जाएगा, और सेम वर्क मैं करूँगा, डेरिवेटिव करना होगा मुझे डिनोमिनेटर का 2x, और ये जो लिमिट इवैल्यूएट करना था x टेंस टू a पर करना था, इसके हिसाब से अब मैं इसमें लिमिटिंग पॉइंट पुट कर दूंगा साइन ए स्क्वेयर अपॉन 2a। तो कौन सा ऑप्शन साइन ए स्क्वेयर अपॉन 2a वैल्यू दे रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें एक टेम्परेचर फंक्शन दे रखा है जिसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है, और हमें बताना है कि किस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ये जो टेम्परेचर फंक्शन है डिक्रीज होगा। तो एक डायरेक्शन हमें बतानी है, यानी कि हम वेक्टर निकालेंगे उस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा और यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर पता चल जाएगा तो यूनिट वेक्टर तो इजीली हम निकाल ही सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट टी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देगा, मैक्स रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज में इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो हम यहाँ से वेक्टर निकालेंगे और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन ले लेंगे। अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है मैक्सिमम, तो वो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज करेगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन लेंगे, तो इसलिए नेगेटिव पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रेडियंट टी निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट टी कैसे निकालेंगे? पार्शियल एक्स ऑफ टी आई हैट प्लस पार्शियल टी विद रेस्पेक्ट टू y j हैट प्लस पार्शियल टी विद रेस्पेक्ट टू z k हैट। ये हमारा ग्रेडियंट मिलेगा, और हम इस ग्रेडियंट को इवेल्युएट करेंगे 1 0 -1 पर, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर चाहिए 1 0 -1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा वाई स्क्वेयर माइनस 2x जेड स्क्वेयर आई हैट प्लस 2xy जे हैट प्लस 2 माइनस 2x स्क्वेयर जेड के हैट। और जब हम इसको निकालेंगे पॉइंट 1 0 -1 पर, तो ये हमें मिलेगा -2 आई हैट प्लस 4 के हैट। इस पॉइंट पर हमें ये मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें तो डिक्रीज चाहिए था, तो इसकी निगेटिव डायरेक्शन क्या होगी? इन निगेटिव डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ -2i प्लस 4 के हैट, और यहाँ से हमें मिलता है 2i हैट माइनस 4 के हैट। ये हमें इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए था। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर होगा, इस वेक्टर को इसके मोड से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, यानी कि 2i हैट माइनस 4 के हैट डिवाइडेड बाय √20, और इसका वैल्यू हमें मिलेगा 2/√5 आई हैट माइनस 2/√5 के हैट। और ये जो आपको मिलता है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पर एंड में क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 मिलेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 cos y स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई से कंपेयर करते हैं तो हमें m और n के वैल्यू मिल जाएंगे और हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट तो है ही नहीं है क्योंकि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y निकालेंगे जो कि होगा -4y साइन वाई स्क्वेयर और पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x वो होगा -k y साइन वाई स्क्वेयर के। तो इस तरह से हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम देखते हैं कि पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x इंटू 1/x ये जो आता है ये फंक्शन ऑफ x अलोन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये होगा 1/xy साइन वाई स्क्वेयर और यहाँ पर आएगा y साइन वाई स्क्वेयर एज ए कॉमन और ये हो जाएगा 4 - 1। इसका मतलब हुआ y साइन वाई स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होगा 3/x। ये जो है आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ x अलोन है। अब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e रेज टू द पावर 3/x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा e रेज टू द पावर 3 log x यानी कि x क्यूब। x क्यूब आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमें c की वैल्यू निकालनी है इस वेक्टर फील्ड f के लिए जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन वेक्टर फील्ड है और यहाँ पर कर्ल f जो है वो इसके बराबर दे रखा है यानी कि कर्ल f इक्वल्स टू 2x i हैट माइनस 7y j हैट प्लस c z k हैट इस तरह से दे रखा है और हमें यहाँ पर ये जो यूज c है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल f 0 होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हमें करना होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x i हैट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j हैट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z k हैट डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर फील्ड टू दिस वेक्टर फील्ड 2x i हैट माइनस 7y j हैट प्लस c z k हैट और यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलेगी ये 0 के बराबर मिलेगी और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में 2 - 7 प्लस c equals to 0. This implies that value of c 5. Option C is correct. ये जैम 2009 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। उस टाइम जो पैटर्न था वो ऑप्शनल और डिस्क्रिप्टिव दोनों होते थे, लेकिन आज के पैटर्न के हिसाब से यानी कि जैम में जो 2020 में जो पूछा जाएगा वो आपका जो पैटर्न होगा वो MCQ, MSQ और नेट टाइप का होगा यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप का। तो फिर ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है कि शो दैट इस टाइप का तो होगा नहीं। फिर मैं इसका वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ? मैं इसका वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से वो डिफॉर्म करके आपसे पूछ सकते हैं कि सपोज दिस इज S इज गिवन टू अस एंड I डिफाइन लाइक दिस। I को जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है। तो आपसे वो पूछेगा कि ऑप्शन A दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू और यहाँ पर कुछ और दे देगा कि सपोज 99, 10, 100 कुछ दे देगा और ऐसे 3-4 इनइक्वालिटी में वो इस क्वेश्चन को आपको दे देगा। तो ये MCQ और MSQ दोनों टाइप से ट्रू हो सकता है क्योंकि अगर सपोज करो इन केस ये ट्रू है तो ये यहाँ पर 200 के लिए भी ट्रू होगा तो वो दे देगा। तो एक ये दे देगा, एक ये हो जाएगी, तो MSQ टाइप में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मेरे से पूछा जाता है कि वैल्यू फाइंड आउट करो, ये आपका
लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे लिए आसान हो जाता, चाहे यहाँ पर फंक्शन कुछ भी होता। लेकिन अब मुझे फंक्शन तो बड़ा इजी सा है, रूट एक्स यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और वाई टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। वाई? क्योंकि एक्स निगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता है, स्क्वायर रूट में है तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू को लेगा। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड किया जाए, उसके लिए थोड़ा मुझे इसके इंटीग्रेशन के डेप्थ में जाना होगा। तो अगर मैं बेसिक की तरफ ध्यान दूं तो सपोज कीजिए अगर ये कोई रीजन है और ये सपोज करो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही ले लेते हैं, ओनली वाई इक्वल टू रूट एक्स। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट मैंने ले लिया। तो सपोज करो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो एफ एक्स डी एक्स ये मुझे क्या देता है, इंटीग्रेशन ओवर a टू b, ये मुझे देगा एरिया, ये पूरा एरिया देगा एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एक्चुअली हम इसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं, ये जो एफ एक्स है, सपोज करो ये एफ एक्स है, ये लेंथ हो जाता है और ये इसका विड्थ हो जाता है। सपोज करो ये एक मैंने इसका लिया पोर्शन, स्मॉल पोर्शन, तो इसका जो लेंथ है वो एफ एक्स से डिनोट होता है और जो ये विड्थ है वो डी एक्स से डिनोट होता है। तो ये जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम इसको कंसिडर करते हैं, और जितना स्मॉल रेक्टेंगल में हम कंसिडर करते हैं उतना जो हमारा एरर फ्री होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी एरर कम होती है। और जितना भी बड़ा हम इसमें काटते हैं या लार्ज विड्थ का अगर रेक्टेंगुलर कंसिडर करेंगे तो उसमें हमारे एरर ज़्यादा आने के चांस होते हैं, यानी कि एप्रोक्स से बहुत थोड़ा हट जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये मान लूँ कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सपोज कीजिए जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पर रूट एक्स ना देकर अगर यहाँ पर वो एफ एक्स दे देता, तब मैं इसको इवेल्युएट नहीं कर पाता, ना इसको मैं प्रूव कर पाता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चलता कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं लेंथ यहाँ पर एफ एक्स का ये ले लूँ, यानी कि एफ एक्स एट ए पॉइंट ए और एफ एक्स एट ए पॉइंट बी, तो यहाँ जो फंक्शन का लेंथ है वो सबसे कम होगा और ये डी एक्स, और ऐसे ही यहाँ पर फंक्शन का लेंथ सबसे हाई होगा और एफ एक्स डी एक्स यहाँ का एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ का कम, और इसके बीच में जो एंटायर रहेगा वो हमारा जो रहेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वो इसके बीच में लाएगा, यानी कि एट ए लोअर पॉइंट, एट ए पॉइंट लोअर, और यहाँ पर ये अपर जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा लोअर और अपर के बीच में लाई करता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो और एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की मैं ये यूज कर रहा हूँ कि अगर ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को मैं स्मॉल सब इंटरवल में डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से डी एफ एक्स डी एक्स अप टू यहाँ पर कुछ होगा और ये अप टू बी तक जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जनरलाइज्ड फॉर्म होता है, यानी कि ए से सी फिर सी से बी, ये जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका ये जनरलाइज्ड फॉर्म होता है। तो अब मैं इसी को यूज कर रहा हूँ कि जो एट ए पॉइंट यानी कि लोअर पॉइंट पर जो होता है वो कम होता है। तो जो मेरा आई था वो मुझे किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये करा गया है 0 से 1000 यानी कि 10,000 और रूट एक्स डी एक्स। तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ 0 से 1 रूट एक्स प्लस 1 से 2 रूट एक्स डी एक्स अप टू 99 से 4 टाइम्स 9 से 10,000 रूट एक्स डी एक्स, ये इस तरह से ले लिया। तो ये जो है ये किससे कम होगा, ये जो कम होगा ये मैंने आपको बताया था 0 to 1, और फंक्शन एट ए पॉइंट लेना है, यानी कि लोअर पॉइंट, यानी कि रूट 0
dx प्लस 1 से 2। अब इसके लिए इसका लोअर पॉइंट लेंगे 1 dx अप टू ऐसे ये रहेगा 99 से 9999 से और ये 10,000 और यहाँ पर इसका लोअर 9999 dx। तो ये जो पूरा है ये इससे छोटा होगा और ये किससे छोटा होगा, जो मैंने आपको बताया था। अगर सपोज करो मैं इसको आई बोल लेता हूँ तो आई इसके बीच में लाई करेगा। ये अपर लिमिट पर जो हमने कंडीशन डाला है यानी कि 0 to 1 रूट टू 1 प्लस 1 से 2 रूट 2 और 1 से 3 सॉरी 2 से 3 रूट 3 dx, ये ऐसे चलते रहेंगे अप टू 9999 10,000 और ये रूट 10,000 dx। तो इस तरह से ये मेरा चल रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पर नंबर्स हैं ये क्या है, कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूँगा। और जब एज ए कांस्टेंट होता है तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो रेंज होता है यानी कि उसका जो सब इंटरवल का जो लेंथ होता है वही आता जाता है। तो यहाँ पर सब इंटरवल का लेंथ 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 0 इंटू 1 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से रूट 1 इंटू 1 रूट 2 इंटू तो ये इस तरह से आता रहेगा रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 अप टू ये आएगा लोअर लिमिट यानी कि यहाँ तक 9999 लेस देन आई। और आई ये यहाँ पर देखिए रूट 1 आउटसाइड आएगा और इसका लेंथ सब इंटरवल का जो लेंथ है वो 1 है। तो रूट 1 प्लस रूट 2 ये इस तरह से चलता रहेगा रूट 3 अप टू रूट 10,000। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इनइक्वालिटी है ये मेरा जो है रूट 1 प्लस रूट 2 में थोड़ा साफ से लिख रहा हूँ रूट 3 अप टू रूट 9999 लेस देन आई और ये लेस देन है रूट 1 रूट 2 अप टू 10,000। एक लाइन में लिखा ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो आई जो है ये अप टू 9999 रूट में 9999 तक आई इससे बड़ा है। तो यहाँ पर जो है कहीं 9999 होगा जस्ट इससे बिफोर। तो ये जो है इतना, ये तो छोटी क्वांटिटी है आई से, इतनी क्वांटिटी तो आई से छोटी है। तो ये छोटा क्वांटिटी हो जाएगा आई प्लस 10,000। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो आप देखेंगे यहाँ पर ये आई प्लस 100 ये दे रखा था। तो ये जो मेरा है यहाँ से मुझे मिल जाता है तो ये 100 हो जाएगा प्लस आई लेस देन, और ये मेरा आई है ये लेस देन जो चल रहा है ये है रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस प्लस अप टू रूट 9999। तो अब मेरी इनइक्वालिटी जो थी वो इतनी तो ऑब्टेन्ड हो गई है कि आई प्लस 100। अब जो मेरी इनइक्वालिटी बची है वो क्या बची है कि आई जो है वो एस से लेस देन है। आई जो है ये जो आई है आई लेस देन एस लेस देन आई प्लस 100। मुझे जो ये प्रूव करना था। और जो मेरा एस था, एस क्या है रूट 1 रूट 2 अप टू यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था 10,000। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आई जो है वो छोटा है एस से, यहाँ से पता चल रहा है आई जो है छोटा है एस से। और ये मैंने प्रूफ कर ही दिया, आई जो है वो लेस देन है आई प्लस 100 से। मैंने प्रूफ किया आई जो है लेस देन है एस से, तो यहाँ ये पता चल गया। तो आई लेस देन एस और एस लेस देन है आपका आई प्लस 100 से। तो इस तरह से आपका जो इनइक्वालिटी है आई लेस देन एस लेस देन इक्वल टू आई प्लस 100। तो ये था इसका सॉल्यूशन।